Hello friends, today I am going to discuss about infertility. Infertility या बांझपन, inability to conceive after 1 year of unprotected sex is known as infertility. 1 साल के कोशिश के बावजूद यदि संतान पैदा करने में असमर्थ हो तब उस जगह को उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी बेसिकली दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में पेशेंट कभी भी कंसीव नहीं किया है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, जो एक बार वो कंसीव किया है, फॉर एग्जांपल वो उसका एक बच्चा हुआ है, उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ये पीरियड मेनली 3 इयर्स होता है, मींस एक इशू हुआ है उसके बाद और उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स लैप्स कर गया है, उन लोग कोशिश कर रहा है पर कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अब चलते हैं इसके कॉजेस के बारे में। और मेनली मेल में 40% कॉजेस, मेल इसमें, और फीमेल में 50% और अनएक्सप्लेन्ड है 10%। पहले के जमाना में ये होता था, जो कोई भी कपल यदि कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वहां पर ये ज्यादातर बोला जाता है फीमेल में ही प्रॉब्लम है, पर इन कोर्स ऑफ टाइम ये पाया गया है जो मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेल में जनरली 40% केसेस में मेल में प्रॉब्लम रहते हैं, 50% केसेस में फीमेल में प्रॉब्लम रहते हैं और 10% केसेस में अनएक्सप्लेन्ड है, जहां पर कोई कॉज नहीं मिलता है। सो लेट अस बिगिन नाउ। कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी का कारण, कोई पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या टेस्ट करवाना है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कॉजेस क्या हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी या मेल बांझपन का। तो सबसे पहले एल्डरली एज, उम्रदराज आदमी है, कोई आदमी जो 50 इयर्स का है, लेट मैरिज है, ऐसा कोई आदमी है तो उनके केस में आपको सीमेन एनालिसिस करना चाहिए। जनरली ये पाया गया है जो एल्डरली आदमी है जिसका उम्र ज्यादा है उनके केस में स्पर्म काउंट कम होता है, तो वहाँ इनफर्टिलिटी का चांसेस ज्यादा रहता है। सेकेंड है स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको क्या होता है, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो स्पर्म बनता है वो डिफेक्टिव, वहाँ पर डिफेक्टिव स्पर्म बनता है। ये निकोटीन जो है वो हमारे बॉडी में बहुत हानिकारक पदार्थ है जिसका बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट है और ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर काम करके वहाँ पर डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस तैयार करता है। थर्ड है क्या, हेवी अल्कोहलिज्म। यदि अल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा आपको शराब पीने की आदत है, तो वहाँ पर भी आपको इनफर्टिलिटी के शिकार आप हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है, डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस में भी पाया गया है जो पेशेंट्स को डायबिटीज मिलाइटस होता है वहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स उनको जो इरेक्शन होता है उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम होते हैं, इरेक्शन को सस्टेन करने में प्रॉब्लम होते हैं और इसके कारण भी उनको वहाँ पर इनफर्टिलिटी का समस्या होता है और स्पर्म काउंट भी बहुत सारे केसेस में कम होते हैं। इसके अलावा क्या है, फर्नेस वर्कर। फर्नेस वर्कर मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, फॉर एग्जांपल कहीं पर भट्टी जल रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर आयरन रॉड बन रहा है, या कोई केमिकल फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल है, पॉल्यूशन है, वो सब आपके बॉडी को, स्पर्म काउंट को कम कर देता है। तो ये सब को आपको ध्यान रखना होगा। जब कब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप ये सब टोटल हिस्ट्री उसका लीजिए, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, हिस्ट्री लीजिए, उसके बाद आप कोई मेडिसिन पे आइए। इसके अलावा क्या, इरेक्टाइल इम्पोर्टेंसी हो सकता है, वो इरेक्शन उसमें नहीं हो रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वहाँ पर पोजीशन में उनको प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या है, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया मींस जहाँ पर स्पर्म काउंट 10 मिलियन पर ml से नीचे है, 10 मिलियन या 10 मिलियन के नीचे है, वो है ओलिगोजूस्पर्मिया। उसके बाद टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कभी किसी को मम्स का हिस्ट्री है कि नहीं, या ऑर्काइटिस का प्रॉब्लम है कि नहीं। ऑर्काइटिस में भी क्या होता है, आपका टेस्टिस में सूजन होता है। इसके बाद बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत दिनों से मिर्गी का ड्रग्स लेते हैं,
या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का दवा बहुत दिनों से लेते हैं, तो ये सब का भी बहुत सारे ड्रग्स या कोई और डिजीज है जिसका वो ड्रग्स लेते हैं, इससे क्या होता है, स्पर्म काउंट कम होता है। अब चलते हैं टेस्ट, क्या क्या टेस्ट हमें करवाना चाहिए जब कोई पेशेंट हम लोग के पास आते हैं। इम्पोर्टेंस, सबसे पहले जब एक मेल आते हैं और इनफर्टिलिटी का कंप्लेन करते हैं तो हम लोग को सीमेन एनालिसिस करने का जरूरत है। तो सीमेन एनालिसिस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सीमेन एनालिसिस आप कब करेंगे, 3 डेज ऑफ एब्सटिनेंस रखना होगा, 3 डेज का गैप रखना होगा, उसके बाद ही आप सीमेन एनालिसिस कर सकते हैं। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मोर देन 2 ml। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, 20 मिलियन और अबव पर ml, 20 मिलियन होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए पर ml होना चाहिए। स्पर्म मोटिलिटी 50%, मोर देन 50% प्रोग्रेसिवली मोटाइल। स्टार्ट। स्पर्म मोटिलिटी मोर देन 50% विद प्रोग्रेसिवली मोटाइल। 50% स्पर्म मोटाइल होना चाहिए, प्रोग्रेसिवली मोटाइल होना चाहिए, ठीक है, उसमें मोटाइल होना चाहिए। और स्पर्म मॉर्फोलॉजी मोर देन 30% नॉर्मल फॉर्म्स, 30% जो स्पर्म होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म्स का होना चाहिए। करो। बस सेल लेस देन 5 हाई पावर फिल्म, बस सेल जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए पर हाई पावर फिल्म। और फ्रुक्टोज जो है 120 to 180 मिलीग्राम पर डीएल फ्रॉम सेमिनल वेसिकल होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करने जा रहा है एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया मींस नो स्पर्म इन सीमेन। कोई कपल आया है, उसका आप क्या किए हैं, स्पर्म काउंट करवाए हैं, वहां पर जो लेबोरेटरी रिपोर्ट आया है उसमें दिखा रहा है स्पर्म काउंट नील है। तो आपको क्या करना है, दिस इज रीटेस्टेड फ्रॉम अदर 2 स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज। उसको बोलना है जो और 2 लेबोरेटरीज में जाकर टेस्ट करवाए और वो रिपोर्ट फिर आपको दिखाए। तो एजियोस्पर्मिया क्या है, नो स्पर्म इन द सीमेन। ओलिगोस्पर्मिया क्या है, स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन पर ml। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म काउंट जो है वो 10 मिलियन से कम है पर ml। तो उसमें क्या है, उसमें भी आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कोई स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में फिर से जांच करवाए। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है। मैं अपना नेक्स्ट सेशन में फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके सामने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया हूं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।